फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू कर दिया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बताओ जरा फटाफट से। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज हैं? 2 पार्टीज हैं। जिनके अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जिसमें वन पार्टी के लिए वो क्या है? दिस इज फाइनेंशियल एसेट्स। और दूसरी पार्टी के लिए सेकंड पार्टी के लिए वो क्या है? या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। ये हमने आपके साथ बात करी। इन स्टैंडर्ड्स की जो डेफिनेशंस हैं वो किस स्टैंडर्ड में है? 32 में है। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट किस में है? 109 में है। और डिस्क्लोजर्स किस में है? इंड AS 107 में है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है। कितनी पार्टीज होती हैं? इसके अंदर 2 पार्टीज होती हैं। ये क्लियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होते हैं तथा इसके इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, यानी ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमने आपके साथ बात करी थी कि ऐसा हो सकता है कुछ एक तो नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं है वो तो इस स्टैंडर्ड में कवर ही नहीं होंगे। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, एडवांस फॉर गुड्स हैं। तो हम बोलते हैं कि साहब ये तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वो है ही नहीं जो इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर होंगे। फिर हमने आपसे कहा था कुछ स्टैंडर्ड्स आउट ऑफ स्कोप भी हैं, यानी कि वो हो सकता है आपके लिए वैसे अदरवाइज आपको दिखाई दे कि फाइनेंशियल एसेट है, पर हम वो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से ही, स्टैंडर्ड से ही बाहर हो जाते हैं। जिनमें हमने एक बात कही थी, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर एट कॉस्ट। भाई अगर आप उन्हें फेयर वैल्यू पे ले लोगे फिर तो दिक्कत नहीं है, इसमें कवर हो जाएंगी। ये इंड AS 27 के अंदर आता था। या जो हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजंस किस स्टैंडर्ड में बनाते हैं हम? 37 में। या जो हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं वो किस स्टैंडर्ड में कवर हो जाते हैं? 19 में कवर होते हैं। या इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमारे किस स्टैंडर्ड में कवर हो जाते हैं? 104 में कवर हो जाते हैं। कुछ बिजनेस कॉम्बिनेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो किस में कवर हो जाते हैं? 103 में। शेयर बेस्ड पेमेंट्स के अवार्ड्स आप नोटिस कर रहे हैं ये आउट ऑफ स्कोप क्यों है? क्योंकि इनका ऑलरेडी कोई और स्टैंडर्ड है। जब वो वहां पे कवर्ड है तो यहां पर वो कवर नहीं होंगे। फिर हमने आपसे कहा था कि लीजेस जो हैं, लीजेस भी हमारे पास पार्शली आउट ऑफ स्कोप है। बताओ कौन सा वाला पार्ट आउट ऑफ स्कोप है? इनिशियल रिकॉग्निशन, यानी जो आप पहली बार रिकॉग्निशन करते हैं वो आउट ऑफ स्कोप है। फिर उसके बाद कवर हो जाता है, फिर उसके बाद बचता नहीं है वो। ऐसी 115 में जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेट्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटीज होती हैं वो भी हमारे पास इसमें कवर नहीं होगा। ताने जो बात चल रही है वो चल रही है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। जैसे ये बोर्ड, ये मेरा एसेट है, ये स्टैंडर्ड के स्कोप से बाहर है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द क्रेडिटर, आई एम टॉकिंग ऑफ द PPE। मैंने यहां क्रेडिटर्स नहीं लिखा। तो हमने कहा ये सारे के सारे हमारे आउट ऑफ स्कोप हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी भी आइटम्स हैं जो हो सकता है स्कोप में हो सकता है स्कोप में ना हो। उनमें हमारे पास फाइनेंशियल गारंटी है, लोन गारंटी है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कवर होगा कि नहीं होगा उसके लिए हमने आपके साथ एक बात बताई थी कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने कहा था हम सबसे पहले एक टेस्ट 1 करेंगे। पहला टेस्ट हम करेंगे पास्ट प्रैक्टिस टेस्ट। पास्ट प्रैक्टिस टेस्ट क्या है कि भाई अगर पास्ट में कभी भी आपने नेट सेटलमेंट की थी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स की, कभी भी सेटलमेंट की थी सिमिलर टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप नेट सेटलमेंट करते हैं। व्हाट डज नेट सेटलमेंट मीन? नेट सेटलमेंट का मतलब आप डिलीवरी नहीं लेते, आप सीधे सीधे पैसे प्रॉफिट दे देते हैं या प्रॉफिट ले लेते हैं। इसका मतलब नेट सेटलमेंट की थी या आपने उसे डिलीवरी तो ले ली थी बट आपने क्विकली उसे रीसेल कर दिया था,
with the objective of making profit from short term fluctuations in the market price। तो हम बोलते हैं ये टेस्ट पास हो गया। अगर ये टेस्ट पास हो गया तो आपका अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखा है वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है, वो डेरिवेटिव इन नेचर है। तो अगर ये पास हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, करंट कॉन्ट्रैक्ट भी 109 में कवर होगा, यानी वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा कि वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है और टेस्ट नंबर 2 आप चेक करेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट परमिट करता है, किस चीज को परमिट करता है, नेट सेटलमेंट को, कि कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट परमिटेड है। तथा हमने आपको कहा कि हमारी इंटेंशन देखनी पड़ेगी कि हमारी इंटेंट क्या है, क्या हमारी इंटेंट भी नेट सेटलमेंट की है। मैंने कहा अगर ऐसा है, ये भी पास हो जाता है, ये भी पास हो जाता है, तो हम क्या बोल देंगे इसको कि आप उसको अपने पास करंट कॉन्ट्रैक्ट को कहां ले जाएंगे, आप उसे ले जाएंगे 109 के अंदर। इसमें आपके पास एक चॉइस आती है, वो चॉइस ये आती है कि आप टेस्ट को ना करो, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डेजिग्नेट कर दो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब आप सिर्फ देखो नेट सेटलमेंट है उसके अंदर, तो इंटेंट देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप डेजिग्नेट कर दो एज डेरिवेटिव, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे पास चल सकता है। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये दो चीजों के बाद बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमने कहा वो आउट ऑफ स्कोप है, वो हम अपने पास किस नाम से बोलते हैं, इनको बोल देते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्हें बोल देते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आप फिर इंड AS 37 अपने अप्लाई कर देते हैं। अभिषेक कह रहा है इफ वी चेक ओनली परमिट कंडीशन ऑल एंटिटीज विल से दैट दे डोंट हैव इंटेंशन, दिस इज नॉट अनड्यू एडवांटेज। अभिषेक, पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आई कि 109 में आना कोई एडवांटेज है या ना आना कोई एडवांटेज है। भाई 37 इंड AS से तो मुक्ति मिल नहीं रही ना अभिषेक। 109 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये तो इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड है, इससे वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये कि, और वैसे भी ऑडिटर्स बैठे हैं, वो भी तो साथ में चेक कर रहे हैं। तो हमने आपके साथ ये स्कोप की बातें करी थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में 3 चीजें हमको समझानी है, 3 चीजें बतानी है। बताओ 3 चीजें कौन कौन सी थी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट और इक्विटी। हालांकि मैं आपको पहले फाइनेंशियल लायबिलिटी, फिर इक्विटी और फिर फाइनेंशियल एसेट इस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, तो मैंने आपको कहा कि इसकी डेफिनेशन किस स्टैंडर्ड में कवर्ड है, इसकी डेफिनेशन 32 नंबर में कवर्ड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि इस डेफिनेशन के अंदर हमने टोटल 4 एलिमेंट्स बताए, कोई भी एक दिस और दिस, कोई भी एक पार हो जाने पर हम उसे क्या बोलेंगे कि वो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। नंबर 1 हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया, जिम्मा। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट से पैदा हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, किस चीज की ऑब्लिगेशन है, टू डिलीवर कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट्स, कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट्स। क्या मैं बार बार अगर ये बोलता हूं कैश ऑब्लिक अदर फाइनेंशियल एसेट, कैश ऑब्लिक अदर फाइनेंशियल एसेट, इससे आपके मन में भारीपन आता है, दिमाग पे भारीपन आता है, तो मैं आगे से ये लाइन बोलूंगा नहीं, लेकिन इसका मतलब यही होगा। कैश कैन बी रिप्लेस्ड विद बैंक, कैश कैन बी रिप्लेस्ड विद एनी अदर सिमिलर फाइनेंशियल एसेट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। तो मुझे ये बताओ, मैंने आपसे कहा फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मा टू डिलीवर कैश। इसके कोई एग्जाम्पल बता दो कि हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कौन सी हो सकती है। एक बच्चे ने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से तो प्रोविजन बन जाएगी ना, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बोल रहा हूं, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। जैसे इसमें आ जाएंगे क्रेडिटर्स। बच्चे ने कहा बैंक लोन, तो बहुत है, 2 ही बहुत है कि हमारे पास यहां पर 2 चीजें, ठीक है ना, ज्यादा लिखकर मुझे कोई फायदा दिखता नहीं है। एक बच्चा विनोद जो है वो बिल्स रिसीवेबल बता रहा है, बिल्स रिसीवेबल में तुम डिलीवर करते हो कैश, नालायक, फिर कहते हो हमें डांटते क्यों हो। दूसरी बात,
हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स ऑब्लिक फाइनेंशियल लायबिलिटी। हम अपने पास फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सचेंज कर सकते हैं इन, ये पीयूसी क्या है? पीयूसी क्या पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है कि कुछ और है? ये पीयूसी क्या है? पीयूसी का मतलब है पोटेंशियली अनफेवरेबल, अरे बोलो ना, कंडीशंस। वेरी गुड पूजा, ये है पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन। थोड़ा सा इस पे हाथ तंग नहीं लग रहा आपको कि साहब ये क्या चीज है? मैंने कहा कोई बात नहीं, इस पर भी लौट के आएंगे, हम चर्चा करेंगे। इसका कोई उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, इसका उदाहरण आप ना दे, मैं दे देता हूं। इसका उदाहरण है डेरिवेटिव। लेकिन उदाहरण से भी कोई फायदा नहीं हुआ है, उदाहरण से भी कोई फायदा नहीं हुआ है कि ठीक है बस मन का संतुष्टि हो गई, अच्छा इसका उदाहरण डेरिवेटिव है, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। मैंने कहा कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसने सेटल किस में होना है? ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। जिसने सेटल किस में होना है? ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होना है। और इसके साथ मैंने एक कंडीशन और लगा दी, वो ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो होने चाहिए, जो ये नॉन डेरिवेटिव है, इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, आई शुड नॉट कॉल इट शेयर, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देने हैं। मुझे ये बताओ कितनी कंडीशन लग गई इसमें? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, वो नॉन डेरिवेटिव नेचर का होना चाहिए, और उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, इसको भी हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे क्या कह दिया? मैंने कहा डिबेंचर्स कन्वर्टिबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स वर्थ ₹10 लाख। मुझे ये बताइए वर्थ ₹10 लाख का मतलब क्या हो गया? हाँ, तान्या ने कहा ये तो फिक्स हो गया। फिक्स नहीं हुआ ना, वर्थ ₹10 लाख के अंदर नंबर वेरी कर गया। वर्थ ₹10 लाख में नंबर वेरी कर गया, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर विल चेंज। फेयर वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये कि जिसमें ये चारों कंडीशन हो जाएंगी, वो भी क्या बन जाएगा? दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या मैं आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी सिखा रहा हूं? द आंसर इज यस। हाँ स्नेहा, हमें अमाउंट नहीं देखना बेटा, नंबर देखना है। मैंने लिखा है नंबर्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं जिसके, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। मैं बताऊंगा इसको क्यों बोलते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या मैं इसके अंदर आपको एक नाम दे दूं कि मैं यहां पर जब वेरिएबल नंबर को देखता हूं तो मैंने इसका नाम दे दिया फिक्स्ड टेस्ट्स। क्या मैं आपसे बातचीत करने के लिए इसे फिक्स्ड टेस्ट बोल दूं कि नॉन डेरिवेटिव पर फिक्स्ड टेस्ट करें? इसका मतलब नॉन डेरिवेटिव पर फिक्स्ड टेस्ट करें। अभी वैशाली बेटा डेरिवेटिव मैंने आपसे जब कहा कि मैं अब इस पर लौट कर आऊंगा, तो वीडियो बन रहा है, क्यों बार बार लिख रहे हैं आप क्वेरी को, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने चौथी बात आपके साथ और भी बताई। वो चौथी बात क्या बताई? मैंने कहा साहब कॉन्ट्रैक्ट है, ऊपर वाली सेम कंडीशन, जिसे सेटल किस में करेंगे? ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में सेटल करेंगे। फिर मैंने कहा जो कि एक डेरिवेटिव है। दोनों में अंतर देखिए, यहां पर क्या लिखा था? नॉन डेरिवेटिव। यहां पर मैंने क्या लिखा है? जो कि डेरिवेटिव है। और मैंने कहा इसको हम जब सेटल करेंगे तो अदर देन, ध्यान दे मैंने क्या बोला? सेटल करेंगे अदर देन फिक्स्ड कैश फॉर फिक्स्ड नंबर्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने कहा जिसे सेटल करेंगे अदर देन फिक्स्ड कैश
फॉर फिक्स नंबर। अगर मैं इसको भी शॉर्ट में बोलना चाहूं तो मैं कहना चाहता हूं कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पर आपको यह देखना पड़ेगा वो अदर देन फिक्स्ड कैश फॉर फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट? क्या मैं इसे कह सकता हूं फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट? ऊपर मैंने एक ही बात बोली, फिक्स्ड टेस्ट, यहां मैंने बोला फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट हम करेंगे अपने पास। तो मैंने कहा साहब इसके अंदर भी हमारे पास क्या आएंगे, इसमें भी हमारे पास डेरिवेटिव्स आएंगे, क्योंकि यहां तो है ही डेरिवेटिव। तो मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता वो कौन से हैं। तो मैंने कहा इसमें भी कुछ डेरिवेटिव जो ओन सेटल में होने हैं और जो फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड पास नहीं कर पाते हैं वो सब इसके अंदर चले जाएंगे। अगर ये चार चीजें आ जाएं, इनमें से कोई भी हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, फटाफट से बताओ। अभिषेक, अगर मान लीजिए इन चार में कोई भी कंडीशन पार हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में एक और भी बात बताना चाहता हूं। इन चारों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, इन चारों के लिए बोल रहा हूं। तो क्या लिखो इसके अंदर, ये लो, contract qualifies any 1 to 4। भाई 1 2 3 4, कॉन्ट्रैक्ट 1 से लेके 4 तक कोई भी चीज पूरी कर जाए, अगर कोई भी चीज पूरी कर जाए, एंड इट ऑल्सो क्वालिफाइज कंडीशंस ऑफ डीम्ड इक्विटी। अब ये डीम्ड इक्विटी मतलब क्या है, मतलब ये कि जो इक्विटी है नहीं, डीम का मतलब क्या होता है, डीम मतलब माना जाता है। इसका मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 से 4 में से भी कंडीशन पार कर गया और साथ में ही वो डीम्ड इक्विटी की भी कंडीशन पार कर गया, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कंसिडर इट एज डीम्ड इक्विटी। आप उसे डीम्ड इक्विटी मानेंगे, आप उसको डीम्ड इक्विटी कंसिडर करेंगे। डीम्ड इक्विटी आपके स्टैंडर्ड में किस जगह पर लिखी हुई है, पैराग्राफ 16A से लेकर पैराग्राफ 16D के भीतर आपको डीम्ड इक्विटी समझाई जाती है कि साहब डीम्ड इक्विटी क्या है। इसका मतलब क्या हो गया, इन चारों में ये एक एक्सेप्शन हो गई। मैं कह सकता हूं कि ये चारों पार कर लेने के बाद भी वो एक्सेप्शन हो गई कि हमारे लिए डीम्ड इक्विटी अगर है तो डीम्ड इक्विटी को हम अलग कर देंगे, उसकी हम चर्चा बीच में नहीं करेंगे। मैंने आपको इन सब बातों के बाद एक दो क्लैरिफिकेशंस और भी बताई। वो क्या क्या बातें बताई, मैंने आपसे कहा, एक टिप दी मैंने आपको। मैंने कहा जनरली, आमतौर पे, जनरली इसलिए बोला क्योंकि एक्सेप्शन अप्लाई होती है, जब एक कंपनी कैन नॉट अवॉइड कैश आउटफ्लो तो हम उसे फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब अगर मान लो किसी कंपनी के पास उसे पैसे देने को अवॉइड वो नहीं कर सकती है तो वो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इसको मैंने एक जनरल टिप के रूप में आपको बताया। तो आज जो हमने बातें करी आपके साथ वो देखिए, ये देखो, ये मैंने टिप भी साथ में लिख दी है और ये टिप बेसिकली इसी सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव के कंटेक्स्ट में लिखी है और ये मैंने साथ में क्लैरिफिकेशंस भी लिख दी हैं। एक शेयर वारंट की बात अलग लिखी है जिसको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ अभिषेक, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डेरिवेटिव इन नेचर है, जिसे सेटल करेंगे ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, हम उसे फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब यह कि अब इस केस में अगर डेरिवेटिव में हमने फिक्स्ड कैश अगेंस्ट फिक्स नंबर देना है तो ये इक्विटी मानी जाएगी और इसको आप इक्विटी मानेंगे तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब दिस अदर देन दिस। ओके अभिषेक, कि ये 3 कंडीशन के बाद मैंने कहा आपको अपने पास ये देखना है कि फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड वाला पॉइंट क्वालिफाई करना चाहिए। चलिए अब ऐसा करते हैं, अब इसको हम और इनलार्ज करते हैं क्योंकि इनको हमको बड़ा भी तो करना पड़ेगा। वीडियो बंद कर दीजिएगा, इसका प्रिंट आउट